डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक डेरिवेशन जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो बेसिकली डेरिवेशन किस बारे में, पहले मैं वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो एक्चुअल में ऐसा है ना कि आपकी जो लेंस होती है, बेसिकली लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं ना। तो कोई भी लेंस अगर आप लेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, दोनों में दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। तो दो स्फेरिकल सरफेसेस पे क्या है ना, लाइट वाइट बैंड होती है दो बार। तो बेसिकली वो जो लाइट बैंड हो रही है, बेसिकली हमको ये देखना है कि एक सरफेस पे क्या होता है। ये तो दो सरफेस की बात हो गई है ना। तो एक सरफेस पे पहले लाइट का क्या होता है, उसके लिए हमें इक्वेशन निकालनी है। तो लेट्स ट्राई टू सी दैट। पहले वो देखने की कोशिश करते हैं कि एक सरफेस पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस में पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। तो मैं एक लेंस बना लेता हूँ। तो लेट्स से कि बेसिकली दिस इज माय लेंस सरफेस। लेट मी मेक इट इन अ प्रॉपर वे। तो पहला सरफेस मेरा है ये लेंस का, ठीक है, ओके। एंड मैं क्या करता हूँ कि लेट मी सिलेक्ट सम अनदर कलर फॉर द एक्सिस। सो बेसिकली दिस इज माय एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली। सो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, दैट्स माय प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट ओ को आप कहीं भी ले सकते हैं। लेट्स से कि ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट ओ से जो है आपकी रे ऑफ लाइट निकलेगी। तो एक मेरी रे ऑफ लाइट यहाँ से लेके मैं जाके लेंस पे गिराता हूँ। ये मेरी रे ऑफ लाइट लेंस पे जाके गिर रही है, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के लिए मैं कलर कुछ और चुन लेता हूँ। सो लेट्स टेक दिस इज द नॉर्मल। ओके, सो दैट्स अ नॉर्मल, ठीक है। अब ये नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि जो लाइट है डेंसर मीडियम में घुस रही है, डेंसर मीडियम में घुस रही है ना, क्योंकि अच्छा, अब आप बोलेंगे सर डेंसर मीडियम एक ही सरफेस लिया आपने। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात कि आप इसको है ना ऐसे इमेजिन कीजिए कि दुनिया है ना दो हिस्सों में बटी हुई है। राइट साइड पे सिर्फ कांच ही कांच है, ग्लास ही ग्लास है। तो बेसिकली यह एवरीवेयर इट इज़ ग्लास, ठीक है। मैंने जस्ट एक तरीके से काटा है। अगली बार जब डेरिवेशन करूंगा सेकंड वाला, तो मैं यहाँ से भी काट दूंगा। जब वहाँ से भी काट दूंगा तो बेसिकली एक लेंस बन जाएगा, है ना। और फिर मैं बचे हुए टुकड़े को फेंक दूंगा। तो क्या हो जाएगा कि लेफ्ट साइड पे भी एयर रहेगी, राइट पे भी एयर रहेगी और बीच में सिर्फ ग्लास रहेगा। तो वो मैं अगले डेरिवेशन में करूंगा। बट फिलहाल के लिए जो है मैंने सिर्फ इसको एक ही साइड से काटा हुआ है। तो राइट साइड पे पूरा ग्लास है और इस साइड पे पूरी एयर है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से कि म्यू 1 है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। वैसे बाय द वे ग्लास जरूरी नहीं है, आप वाटर वाटर कुछ भी ले सकते हैं। जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया ग्लास, ठीक है। डोंट टेक इट टू सीरियसली। तो ये जो कि मेरी रे हो गई बेसिकली इंसिडेंट रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जाहिर सी बात है कि डेंसर मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्ट होगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होके ये कहीं तो जाके टच करेगी, ठीक है। तो इसने जाके जो जहाँ पे टच किया है प्रिंसिपल एक्सिस को, वहाँ पर एक रियल इमेज बनेगी। अब आप बोलेंगे सर हमें तो बचपन से ये पढ़ाया गया है कि इमेज बनने के लिए कम से कम दो रेस का रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे तो आपने एक ही रे लिया, उसी को बैंड किया और आपने इमेज बना दिया। अरे तो भाई आप भूल रहे हैं क्या कि लाइट एक ही डायरेक्शन में थोड़ी जा रही है, सिर्फ इधर थोड़ी जा रही है लाइट। लाइट जो है बेसिकली इधर भी जा रही है ना। लाइट जो है इधर भी जा रही है, लाइट जो है इधर भी जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ से भी तो एक रे जाएगी ना, तो वो रे सीधी सीधी निकल जाएगी। क्योंकि जो भी रे, हम ये बात जानते हैं कि जो भी रे इस पोल पे या फिर ऑप्टिकल सेंटर जो भी कहना चाहें, फिलहाल तो इसे पोल कहेंगे। तो जो भी रे इस पोल पर गिरती है बेसिकली वो सीधे निकल जाती है। तो उस रे को हमने बस दिखाया नहीं है, बट वो भी एक रे है। तो जहाँ पर दो रेस कम से कम मीट हो जाएं, तो वहाँ पर हम बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये बन रही है, एक रियल इमेज बन रही है। सो आई इज अ रियल इमेज। तो सेकेंड रे क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारी सेकेंड रे है। इस बात का ज़रा ध्यान रखिए, ओके। चलिए आइए कुछ एंगल्स डिफाइन कर लें। तो एक एंगल्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा एंगल है अल्फा, लेट्स कॉल दैट एज बीटा जो इमेज के लिए बन रहा है, एंड लेट्स कॉल दिस इज व्हाट सम डेल्टा, है ना। तो इस तरीके से जो है बेसिकली हम लोग तीन एंगल्स ले ले रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि मुझे बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना इस पॉइंट पर। तो पॉइंट डी मान लेते हैं उससे। तो पॉइंट डी पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एट पॉइंट डी व्हाट हैपेंस, एट पॉइंट डी लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो अगर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया यहाँ पर, तो क्या होगा कि बेसिकली स्नेल्स लॉ से हमें क्या मिलने वाला है कि μ2/μ1 इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। अरे याद आ रहा है आप लोगों को, स्नेल्स लॉ यही तो था ना
कि द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is equals to a constant, and that constant is basically the refractive index of the second medium with respect to the first medium. तो बेसिकली आप लोग को ये फॉर्मूला पहले से ही पता है, साइन आई बाई साइन आर इज अ कांस्टेंट और उसका नाम है म्यू ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैं ऐसा लिखना प्रेफर करता हूँ बाय द वे, कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं, बट मुझे ऐसे लिखने से इसको ये फ़ायदा होता है कि मुझे मालूम रहता है कि ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है, तो ये बेटर रहता है। तो म्यू टू ऊपर म्यू वन नीचे, क्योंकि म्यू टू म्यू वन जो है वो रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, एक ग्लास हो सकता है इधर, एक वाटर हो सकता है इधर, एक इधर डायमंड हो सकता है, इधर ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं म्यू टू म्यू वन दोनों मेंटेन कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपने एयर ही ले लिया तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली 1 होता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट ले रहा हूँ। फिजिक्स में जनरल चीज़ें लेना ही बेहतर होता है। अच्छा, वहाँ से मैंने वैसे ग्लास हटा दिया ताकि आपके दिमाग में एक इंप्रेशन ना जम जाए कि यहाँ पे सिर्फ ग्लास ही हो सकता है, तो मैंने जस्ट म्यू टू लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से एयर भी हटा देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए ये ना लगता रहे कि सिर्फ एयर ही हो सकती है। हाँ, एक बात और मेंशन करने लायक है, क्योंकि मैंने रे को जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड किया है, म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन, ये मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है, जस्ट फॉर द होलसम डेरिवेशन, दैट्स इट, होलसम एक आइडिया मिल जाए लोगों को। चलिए, तो ये हो गया। तो इसको अगर मैं आगे और कंटिन्यू करूँ तो म्यू टू साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू वन साइन आई, इस तरीके की मुझे इक्वेशन मिल रही है। अच्छा, द एंगल्स बेसिकली अल्फा डेल्टा बीटा, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ना, दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स। सो अच्छा, स्मॉल एंगल्स क्यों हैं? बिकॉज वी ओनली टॉक अबाउट द पैराक्सियल रेज, वी ओनली डील विद द पैराक्सियल रेज। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। एज वी आर dealing with only paraxial rays, the angles alpha, beta, delta, and hence angles I and R are small angles. तो बेसिकली पैराक्सियल रेज क्या है? एक्चुअल में सीन ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो लेंसेज होती हैं, उनको बीमारी होती है, उसे हम एबेरेशंस कहते हैं, उनमें एबनॉर्मेलिटी रहती है। मतलब यानी कि अगर हमने ना कुछ रेज देखी जो सेंटर के नज़दीक हैं, पोल के नज़दीक हैं, तो वो कहीं अलग इमेज बनाती हैं, और जो एकदम मार्जिन के नज़दीक हैं, वो मतलब मार्जिन के सेंस पेरीफेरी के नज़दीक, सबसे आखिर लेंसेज के एंड पे, उसके एंड के नज़दीक हैं, तो वो अलग जो है इमेज बनाती हैं। तो लेंसेज के अलग अलग हिस्से पे जब लाइट गिरती है तो अलग अलग जगह पे फोकस होती है, तो सिंगल एक फोकल पॉइंट नहीं मिलता है, बल्कि एक एक्सटेंडेड इमेज मिलती है। दो पॉइंट्स के बीच में से, मान लीजिए दो लिमिट्स के बीच में एक्सटेंडेड इमेज मिलती है। तो ये अवॉइड करने के लिए और लाइफ को सिंपल बनाने के लिए हम लोग ने डेरिवेशन में सिर्फ एक टाइप की रेस कंसिडर की हैं, और वो रेस कंसिडर की हैं जो एक्सिस के बहुत ही नज़दीक चल रही हैं, तो उनका नाम पैरेक्सियल रेज है। तो हम सिर्फ वो रेस कंसिडर करेंगे जो एक्सिस के काफ़ी नज़दीक हैं। बाय द वे, मैंने जो यहाँ पे इतना दूर बना दिया है, अरे भाई, मेरा हाथ बनाने के लायक भी तो होना चाहिए ना कोई चीज़, यानी कि अगर मैं एकदम इतना बारीक बना दूंगा तो मेरे हाथ से बन ही नहीं पाएगा अल्फा बीटा ये सब गैमा, तो भाई मुझे दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसलिए मैंने इसको दूर दिखाया, बट आप इसको मान के चलिए इतना दूर है ही नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। एक्चुअल में ये रे है ना बहुत ही नज़दीक है, इट्स अ पैरेक्सियल रे। तो पैरेक्सियल रे है तो अल्फा छोटा होगा, जब अल्फा छोटा होगा तो ऑब्वियसली ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा हो जाएगा। अरे क्योंकि अगर अल्फा छोटा हुआ तो मतलब यहाँ पे होगा, तो नॉर्मल यहाँ पे होगी, तो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा, वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर कम हो जाएगा। तो अल्फा डेल्टा बीटा सब छोटे एंगल्स हैं, उसी तरीके से जो अपना आर है और आई एंगल है, ये भी जो है छोटा एंगल है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिंपल सी बातें समझ में आ रही हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सारे एंगल्स छोटे एंगल्स, तो अगर छोटे एंगल्स हैं, hence using small angle approximation, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक साइन थीटा बन जाता है थीटा, तो साइन आई बन जाएगा आई, एंड साइन आर बन जाएगा आर, वेयर थीटा एंड आई आर इन रेडियंस, वेयर थीटा नहीं, आई एंड आर इन रेडियंस, ठीक है, तो रेडियंस में लेना होता है, यहाँ पे बात याद रखना है, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू रेडियंस में लेनी होती है। चलिए खैर, तो ये तो हो गया, अभी आगे करना क्या है। तो देयरफॉर
μ1i इक्वल्स टू μ2r। इस तरीके से जो है हमें इक्वेशन 1 आ गई, और यहाँ पर हमारा जो है ना पहला पार्ट ऑफ द डेरिवेशन खत्म हो गया। अब डेरिवेशन खुद खत्म क्यों नहीं हुई, तो उसमें सीन ये है कि देखो यहाँ पर आपको कितने अननोन्स दिखाई दे रहे हैं। देखो μ1 μ2 नोन है, ये दोनों नोन है। एक अगर आपने ग्लास लिया, एयर लिया, तो सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है ना। साइंटिस्ट लोगों ने और इंजीनियर लोगों ने दिन रात मेहनत करके अलग अलग मेथड से अलग अलग सब्सटेंसेस के सबके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस निकाल के रखे हुए हैं, तो हमको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चिंता करने की ज़रूरत है इस आई और आर की। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई जो है हमारा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्यों हो सकता है? क्योंकि रैंडम चीज़ है। अरे रैंडम चीज़ें क्यों है? क्योंकि भाई अगर मैंने ये रे लिया तो यहाँ पे आई अलग रहेगा, उसी हिसाब से आर भी अलग रहेगा। तो ये रैंडम चीज़ें, तो इन रैंडम चीज़ों से हमें छुटकारा पाना है। ठीक है, तो हमें आई और आर को रिप्लेस करना है। तो आई और आर को रिप्लेस करने के लिए अब सेकंड पार्ट ऑफ द डेरिवेशन करेंगे, तो बी पार्ट करेंगे। ठीक है, दैट वाज द ए पार्ट, लेट्स से दिस वाज द ए पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। लेट्स गो फॉर द बी पार्ट। तो नाउ बी पार्ट स्टार्ट। ओके, तो बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि बी पार्ट में हम लोग जो है बेसिकली आई और आर को रिप्लेस करेंगे। तो आई और आर को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो आप लोग ने बचपन में पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, आप लोगों को याद आ रहा है? तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में बेसिकली हम क्या करेंगे ना, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें, इसका नाम क्या रख देते हैं? रुकिए रुकिए, इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज सी। ठीक है, इसको सी बोल देता हूँ। अगर मैं इसे सी कहता हूँ बेसिकली, तो मेरा ट्रायंगल हो जाएगा ओ सी डी। ठीक है, तो फॉर ट्रायंगल ओ सी डी, सो लेट मी जस्ट टेक फॉर ट्रायंगल ओ सी डी। फॉर ट्रायंगल ओ सी डी, एंगल आई इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल आई इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो बेसिकल एक्सटीरियर एंगल रहेगा। देखो आपको याद है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसमें अपन ट्रायंगल लेते थे, और उस ट्रायंगल की अगर एक साइड को अपन एक्सटेंड कर दिया ना, एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, जस्ट कोई भी एक साइड को, तो फिर बेसिकली ये जो एंगल होता था ना, वो बाकी दो एंगल्स के बराबर होता था। और कौन से वाले? दूर के दो एंगल्स। ये वाला एंगल नहीं लेना है आपको, ये एंगल जो नज़दीक का एंगल है वो नहीं लेना है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता था कि द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो रिमोट, दूर वाले, है ना, दूर वाले इंटीरियर एंगल्स। द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द, सम मतलब एडिशन है ना, प्लस करके, तो एडिशन ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स, दूर वाले, रिमोट मीन्स दूर, तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके चलिए, एनीवे, तो रिमोट का मतलब वैसे दूर होता है। आप लोग बचपन में नहीं फाइट करते थे अपने भाई बहनों के साथ में प्रोग्राम लगाने के लिए अपना फेवरेट, कि रिमोट दे, रिमोट दे। रिमोट का मतलब सिर्फ दूर होता है। रिमोट कंट्रोल उसका डिवाइस का नाम है एक्चुअली, रिमोट नाम नहीं है। बट एनीवे चलिए, कोई बात नहीं। हम लोगों को एक्चुअली या तो उसको कंट्रोल बोलना चाहिए, कंट्रोल यूनिट, या फिर सिंपली रिमोट कंट्रोल बोलना चाहिए, सिर्फ रिमोट नहीं, दैट्स रॉन्ग। ओके एनीवे चलिए, मैं कहाँ डाइग्रेस कर रहा हूँ। एनीवे, कम बैक टू दिस। सो बेसिकली फॉर डेल्टा ओ सी डी, मतलब ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल आई इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के therefore using exterior angle theorem, exterior angle theorem we can write, तो क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा। तो जो I है वो आर प्लस डेल्टा, सॉरी आर प्लस डेल्टा नहीं, अल्फा प्लस डेल्टा, आई एम सॉरी। सो I इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल्टा, तो अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये हो गया एक इक्वेशन। इसका कुछ तो नाम रख देते हैं, छोटा सा आई, ठीक है, रोमन वाला आई। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो है रोमन वाला वन बेसिकली, एंड दूसरा जो है कौन सा ट्राइंगल है? एक और ट्राइंगल, आर को भी रिप्लेस करना है ना। तो आर के लिए मुझे ये ट्राइंगल सुइटेबल नजर आ रहा है ना, ये ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइंगल। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल है ना, सी डी आई। तो बेसिकली सी डी आई, तो फॉर ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे ओ सी डी लिखा था, मैं आई सी डी लिखता हूँ, आई सी डी ज़्यादा बेटर लगता है। तो आई सी डी, एंगल डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल जो डेल्टा है ना वो एक्सटीरियर एंगल है। सो देयरफॉर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ओके, क्या मिल जाएगा? डेल्टा किधर गया? डेल्टा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो इस ट्राइंगल की मैंने ये वाली साइड एक्सटेंड कर दी, ये वाली साइड एक्सटेंड कर दी। जब वो वाली साइड में एक्सटेंड करूँगा, ये वाली साइड एक्सटेंड कर दूंगा, तो बेसिकली क्या होगा कि मतलब यानी कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू जो है आर और बीटा के बराबर होगी। ठीक है, तो डेल्टा इज आर प्लस बीटा, बट हमें तो आर चाहिए, तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू डेल्टा माइनस बीटा। तो ये जो है मेरा हो गया इक्वेशन छोटा वाला टू। तो सब्सटीट्यूटिंग
इक्वेशंस छोटा वाला 1 एंड छोटा वाला 2 इन इक्वेशन 1 बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़ा वाला जो था ना पिछला डेरिवेशन वाला, अरे मतलब पिछला वाले पार्ट वाला, सॉरी, ये वाला इसमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी म्यू वन इंटू आई की जगह पे, क्या आएगा भाई, आई की जगह पे अल्फा प्लस डेल्टा एंड आर की जगह पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस बीटा। ओके, तो ये रिप्लेस हो गया। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे, तो म्यू वन डेल्टा म्यू वन अल्फ़ा प्लस म्यू वन डेल्टा इक्वल्स टू म्यू टू डेल्टा माइनस म्यू टू बीटा। ओके, तो म्यू वन डेल्टा प्लस म्यू टू, एक सेकेंड, म्यू वन अल्फ़ा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डेल्टा। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो मैं उसको इधर ले आया, है ना, तो वो हो गया प्लस वाला, और फिर वैसे ही इस बंदे को उधर ले गया, ठीक है। तो एनीवे, तो म्यू वन अल्फ़ा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डेल्टा। अब ये जो इक्वेशन है इसे नाम मैं दे दे रहा हूँ 2। क्या यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया? नहीं, डेरिवेशन का सिर्फ सेकंड पार्ट खत्म हुआ है। क्यों? अरे रिप्लेस करने चले थे आई और आर को, यहाँ पे हमको बल्कि 3 लोग और मिल गए अननोन, अल्फा बीटा डेल्टा। अरे ये भी तो अननोन ही है ना, ये भी तो रैंडम एंगल्स ही है ना बेसिकली, रैंडम एंगल्स, क्योंकि अगर आपकी रे कुछ अलग एंगल पे जा रही है बेसिकली, कोई भी अलग एंगल पे, तो अल्फा भी तो अलग होगा ना, उस हिसाब से फिर बीटा और डेल्टा भी अलग होंगे। तो अब हमें इन तीनों को रिप्लेस करना है ना। क्या मुसीबत मोल ले ली भाई हमने। एक तो पहले आई और आर था रिप्लेस करने लायक, अब उसको रिप्लेस किया तो हमारा जो है अब अल्फा बीटा डेल्टा भी हो गया। चलिए आइए रिप्लेस करते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत ईजी है। अब आते हैं सी पार्ट ऑफ द डेरिवेशन पे। जब हम सी पार्ट ऑफ द डेरिवेशन पे आएंगे, सी पार्ट में क्या करना है कि बेसिकली अल्फा बीटा और डेल्टा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अच्छा, तो अगर अगर सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैरेक्शियल रे है, अगर ये पैरेक्शियल रे है, ओडी अगर पैरेक्शियल रे है, तो बेसिकली क्या है ना कि डी पॉइंट जो है ना बहुत नज़दीक है पी के। डी यहाँ पे, वहाँ पे मैंने थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाने के लिए बना दिया, और डी बहुत नज़दीक है। और डी अगर नज़दीक है तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क बन रही है ना, इट इज़ सिंपली स्ट्रेट लाइन। ये जो आर्क है ना, वो सिंपली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। एक छोटी सी आर्क एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो हम कहेंगे एज ओडी इज अ पैरेक्शियल रे, hence D is very close to pole P, and hence arc PD is equal to straight line PD। तो आर्क PD स्ट्रेट लाइन PD बन गया। तो आर्क PD अगर स्ट्रेट लाइन PD बन जाता है, देन वी हैव 3 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो भैया उन ट्राइंगल्स के नाम क्या क्या हैं? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, इसका क्या नाम है, एक है ODP, एक है CDP, एक है IDP। तो ODP CDP IDP, ठीक है। तो एक है राइट एंगल ट्राइंगल ODP, फिर दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल CDP, फिर एक है राइट एंगल ट्राइंगल IDP, है ना। these are राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो हैंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे तो टैन ऑफ अल्फा मिल जाएगा। एक सेकेंड, टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, टैन अल्फा विल बी ऑपोजिट अपॉन द एडजेसेंट, है ना, तो डीपी अपॉन ओपी। तो टैन अल्फा विल बी डीपी अपॉन ओपी, टैन अल्फा इज डीपी अपॉन ओपी। टैन बीटा इज इक्वल्स टू, टैन बीटा क्या हो जाएगा भाई, देखिए ज़रा, टैन बीटा क्या हो जाएगा, टैन बीटा तो डीपी अपॉन आईपी, ठीक है। तो डीपी अपॉन आईपी हो जाएगा, डीपी अपॉन आईपी। और वैसे ही जो हमारा टैन डेल्टा है वो हो जाएगा डीपी अपॉन सीपी, है ना। तो टैन डेल्टा ये डीपी अपॉन सीपी हो जाएगा। अब ये जो है ना, वापस से मैं यही बोलूँगा, सिंस अल्फा बीटा एंड डेल्टा आर स्मॉल, यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन फिर से जब यूज़ करेंगे तो टैन अल्फा विल बिकम अल्फा, टैन बीटा विल बिकम बीटा, टैन डेल्टा विल बिकम डेल्टा। सो देयरफॉर ये तीनों चीज़ों की वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। तो अल्फ़ा जो है क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, और डेल्टा क्या हो जाएगा। तो लिखते हैं, ये है डी पी बाई ओ पी
IP by OP, oh sorry, DP by IP, DP by IP एंड DP by CP, इस तरीके से हो जाएगा। तो इनका नाम भी एक रख देते हैं, तीनों महाशय का नाम, इक्वेशन छोटा वाला 3 रख देते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशंस ऑफ 3 इन इक्वेशन 2, पिछला वाला जो आया था हमको डेरिवेशन का सेकंड पार्ट में, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इन 2। तो 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, क्या मिलने वाला है भाई, तो क्या था पहले देख तो लूँ। तो ये था हमारे पास म्यू1 अल्फ़ा प्लस म्यू2 बीटा, है ना, इस तरीके से था। तो म्यू1 इंटू अल्फ़ा प्लस म्यू2 इंटू बीटा इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू डेल्टा। तो वही अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये DP बाई OP, ओके। म्यू2 तो यहाँ पे बीटा रहेगा ना, बीटा की जगह पे क्या है DP बाई IP, और यहाँ पे क्या है डेल्टा की जगह पे DP बाई CP, ओके। चलिए तो ये DP तो कैंसिल हो गया, है ना। अब इसमें क्या होगा कि अब हमको इनकी वैल्यूज़ डालनी है, इनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये नॉन वैल्यूज़ हैं, ये नॉन वैल्यूज़ क्यों हैं, अरे एक सेकेंड इधर देखिए ध्यान से। यहाँ पर OP जो है ना भाई, ये तो नॉन डिस्टेंस है ना, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुमने तो रखा है, अरे लेंस के आगे ऑब्जेक्ट तुमने तो रखा है ना, कोई डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो बेसिकली दैट इज नोन अ प्रायोरी इट इज नोन बिफोर इवन स्टार्टिंग डायरेक्शन, दैट इज नोन। तो OP इज नोन, सो दैट इज बेसिकली U, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। फिर वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा इमेज डिस्टेंस V, है ना, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अब आप बोलेंगे सर अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हो गया, क्योंकि भैया ये सेंटर ऑफ द लेंस है, तो सेंटर ऑफ द लेंस से पोल का डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली यही होता है ना, R ही होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप बोलोगे सर वो सेंटर कैसे, वो सेंटर कैसे, तो सेंटर इसलिए है क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैं नॉर्मल कहीं भी बनाऊँ वो हमेशा इसी पॉइंट पे जाके जो है टच होंगी, क्यों, अरे क्यों, क्योंकि आप है ना जिस पॉइंट पे भी नॉर्मल बनाना चाहते हो, पहले उस पॉइंट पे क्या बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे ना। अरे जिस पॉइंट पे भी नॉर्मल बनाना चाहते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे भी, तो आप पहले क्या बनाओगे, वहाँ पे टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे और टेंजेंट को परपेंडिकुलर बनाओगे। तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर कौन होता है हमेशा, टेंजेंट को परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस होता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज ऑल रेडियस। और अगर ये रेडियस है तो फिर ये सेंटर है, आर यू गाइस गेटिंग इट, तो ये सेंटर है तो ये रेडियस है। तो एनीवे तो बेसिकली जो है ये रेडियस है, तो ये समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो UV R ऐसे करके 3 डिस्टेंसेस अपने पास हैं, ओके। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, अच्छा तो अब क्या है ना, OP इज इक्वल्स टू, एक सेकंड सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 2, तो ये सब हमको आ गया। अब OP इक्वल्स टू क्या है, OP इक्वल्स टू और IP इक्वल्स टू और CP इक्वल्स टू, ये सब की वैल्यू क्या है, तो CP की वैल्यू R है, IP की वैल्यू जो है बेसिकली वो है V, और OP की वैल्यू है U। तो ये तो वैल्यू इन जनरल हो गया है ना, ये तो वैल्यूज़ हो गई, लेकिन हमें क्या अप्लाई करना है भाई, साइन कन्वेंशन। बट यूजिंग साइन कन्वेंशन वी गेट, और साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन तो ये है कि डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, पोल के लेफ्ट में जो डिस्टेंसेस है ना वो नेगेटिव है, पोल के राइट में जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो V और R पॉजिटिव है और U नेगेटिव है, ठीक है, तो U नेगेटिव। सो OP इक्वल्स टू माइनस U देयरफॉर करके, ठीक है, IP इक्वल्स टू प्लस V एंड CP इक्वल्स टू प्लस R, करेक्ट। सो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर म्यू1 बाई माइनस U प्लस म्यू2 बाई प्लस V एंड इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई प्लस R, है ना। तो इससे हो जाएगा देयरफॉर म्यू2 बाई V माइनस म्यू1 बाई U इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R, करेक्ट। तो इस तरीके से हमको जो है ये फाइनल इक्वेशन आई है, और यही इक्वेशन याद रखना है, ये अगले डेरिवेशन में हम कैरी